ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं विवेक त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे जिम्मेदारी दी गई है हिंदी विषय की। कुल मिला के 10 टॉपिक मेंशन किया है आपके सिलेबस में और 15 नंबर उसके लिए दिया है। यदि पहले पेज पर जब सामान्य हिंदी वो लिखता है तो वहां पर 9 टॉपिक का उल्लेख किया है, जिसमें संधि से इन्होंने शुरुआत की है। पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं गद्य और पद्य के, ये 5 नंबर में रखा है। और बाद में 10 नंबर में उन्होंने गद्यांश और पद्यांश को रखा है। ये कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों में कि 9 टॉपिक और 5 नंबर। मेरा स्पष्ट मत है और विश्वास भी है कि सभी टॉपिक से 2 प्रश्न लगभग रहेंगे आपके। जहां तक पर्यायवाची का विषय है, मैं आपको पीडीएफ में 20, 22, 25 पर्यायवाची दे दूंगा, उसको आप अच्छे से देखेंगे। विलोम में भी लगभग वही स्थिति रहेगी। वाक्यांशों के लिए शब्द, यानी जो एक वाक्य होता है उसके लिए एक शब्द, जैसे पूछता है जिसे जीता ना जा सके, युद्ध में जो स्थिर हो, ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आसान होते हैं, अभ्यास की आवश्यकता होती है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कुछ नहीं है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। ये भिन्नार्थक शब्द हैं, भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं। समश्रुत का मतलब जिनको समान रूप से जो सुनाई देते हैं। अंश हमने कहा और अंश कहा, तो प्रायः उच्चारण की अशुद्धियों में भी तालव्य सा और दंती सा एक ही प्रकार से जाता है, और कई दफे उतना अभ्यास न होने से सुनने वाला भी अंश को अंश या अंश सुन लेता है, जबकि दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति अभ्यास का विषय है। लेखक और रचनाएं, यह भी देखने की चीज है। गद्य और पद्य के जो ये इन्होंने 10 नंबर निर्धारित किए हैं, मेरा स्पष्ट मत है कि यहीं से ये पर्यायवाची या विलोम उस भाग से या वाक्यांशों के लिए शब्द आपसे पूछ लेंगे। अभ्यास की आवश्यकता है। और अब जो परीक्षाएं हो रही हैं, ज्यादातर परीक्षाओं का जो प्रारूप है वो अभ्यास निर्धारित है, और जो जितना अभ्यास करेगा उतना वो सफलता के नजदीक आएगा। देखिए, 2-3 चीजें समझना बेहद आवश्यक है। पहला, किसी भी परीक्षा में 15 से 20% प्रश्न सभी को आते हैं। XYZ जितना भी कैंडिडेट है सबको आते हैं, मोस्ट ऑफ देम। और 15 से 20% प्रश्न किसी को नहीं आते। अब मसला है ये 60 से 65% जो बच रहा है, आने और ना आने वाला, और सारी कहानी सफलता की यही तय होती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी विद्यार्थी का जो सबसे सच्चा मित्र हो सकता है वह एक शिक्षक हो सकता है, और उसी प्रकार किसी शिक्षक का जो सबसे अच्छा सहयोगी और मित्र हो सकता है वह उसके विद्यार्थी का परिणाम, यानी रिजल्ट। देखिए, जिंदगी में बहुत सारी चीजें पूर्व तय हैं। जन्म, मृत्यु, परिवार, माता पिता, कुल, खानदान, गोत्र, ये सब पूर्व तय हैं।
और यह आपकी जिंदगी पर बहुत प्रभाव नहीं डालते। आपकी सफलता असफलता में बहुत सारा इनका प्रभाव नहीं होता है, सीमित प्रभाव होता है। आपकी जिंदगी तय होती है आपके विकल्प, आपके चुनाव से, आपके निर्णय से। आप किस को अपना शिक्षक मानते हैं? इस समय तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों की संख्या कम है, चैनलों की संख्या ज्यादा है और टीचरों की संख्या ज्यादा है, और सब यह दिखाने के लिए तैयार हैं कि मुझसे बड़ा कोई टीचर नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है टीचर का बड़ा छोटा होना उसकी कद लंबाई से नहीं तय होगा, केवल और केवल तय होगा उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के रिजल्ट से। तो ये आपको तय करना है कि कौन आपके लिए उपयोगी है, कौन आपके लिए मनोरंजनकारी है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि स्कॉलर्स एकेडमी का जो 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके परिणाम को देख करके आप यह विश्वास कर सकते हैं कि स्कॉलर्स एकेडमी हमेशा हमेशा केवल और केवल रिजल्ट को ध्यान में रख करके काम करती रही है और आगे भी ऐसा करती रहेगी। आप मुझे पसंद करें, आपका स्वागत है। आप मुझे ना पसंद करें, आपका बहुत स्वागत है। हां, अगर आप मुझे पसंद कर रहे हैं तो निश्चित तौर से मुझे वो पता चलना चाहिए, मुझे वो दिखना चाहिए। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? जब आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे और जब आप सब्सक्राइब करेंगे, जब आप मुझे लाइक करेंगे और जब आप बताएंगे कि हां, आपके द्वारा जो चीजें बताई जा रही हैं वो मेरी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। हिंदी की चिंता बिल्कुल मत करिए। हिंदी में ज्यादातर सवाल आपके सही हो जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न नहीं आते जिनके लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है और उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। जैसे आपका यह निर्णय कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए कितना उपयोगी है, आपका और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। उसी प्रकार आपके द्वारा और मेरे द्वारा किया गया अभ्यास आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। खैर, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है संधि। कुछ पेन कॉपी, ऑनलाइन में तो ये कल्चर कम रहता है, मैं तो सुन रखा हूं, गलत है ये। विद्यार्थी को हमेशा पेन हाथ में रखना चाहिए, कॉपी अपने सामने रखना चाहिए। और देखना मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और पढ़ने का जो तरीका बिल्कुल अलग है। मैं भले ऑनलाइन में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके बगल में बैठा हूं, आपकी कॉपी झांक रहा हूं, मैं आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। और मुझे इतनी समझ है कि कौन बच्चा लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है। प्रश्न पूछने पर मैं सारे कमेंट नहीं मांगूंगा, मैं एक एक बच्चे पर नजर रखूंगा। अगला 1-2 दिन जैसे बीतेगा तब। खैर, संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, गांठ। जैसे ये कोई ध्वनि आपके कान में भी गई होगी, ये ध्वनि आपके पास गई होगी। ये दोनों अलग ध्वनियां, अगर ये ध्वनियां साथ में आपके कान तक पहुंचे तो दोनों में जुड़ाव होगा। दैट इज कॉल्ड, जिसे कहा जाता है संधि। जैसे हम आप ऑर्केस्ट्रा देखते हैं तो कोई व्यक्ति उधर बजा रहा है, कोई उधर बजा रहा है, कोई उधर बजा रहा है, सबकी अलग अलग ध्वनियां हैं,
लेकिन मोहक कैसे बनती है? सब की जो कंबाइंड, सब मिली जुली जो ध्वनियां हैं, वह जब आपके कान तक पहुंचती हैं तो संधि होकर के पहुंचती है। हम लोग बचपन में, याद होगा, राम कहने के लिए मरा 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 करते थे, तो मरा 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 राम 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 हो जाता था। यानी कि जो मरा, ये वाली अंतिम ध्वनि है रा की, और जब दोबारा शब्द बोलते हैं मां, उस ध्वनि रा और मां एक साथ हो जाते हैं और हमारे पास राम पहुंचने लगता है। उत्साहित होकर के भाषा को पढ़ा जाए। भाई भाषा अलग चीज है, भाषा है संस्कृति, संस्कृत नहीं, संस्कृति, कल्चर, कल्चर का विषय है भाषा। शिक्षा भी उसी का विषय है। और कल्चर पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है वातावरण का। जैसा वातावरण होगा वैसा स्टूडेंट, वैसा शिक्षक होगा। और मैं आपको बता दूं, इस कोविड-19 के जो खतरनाक वायरस हैं, उससे भी खतरनाक वायरस इस समय टहल रहे हैं। कोई बताएगा हम आपका करा देंगे, कोई बताएगा कि हम आपका सेटिंग करा देंगे। कुछ तो टीचर इतने दिग्गज हैं कि एकदम चिंता ना करो, जो मैं बोल रहा हूं वही पेपर है, निकल रहा है। ये कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है, इनसे सख्त सावधान रहने की जरूरत है। आपको कोई सफल करा सकता है मेरे बच्चों, तो वह सिर्फ एक इंसान है, और वह आप खुद हैं। रख हौसला ऐ मेरे दोस्त, वो मंजर जरूर आएगा। रख हौसला ऐ मेरे दोस्त, वो मंजर जरूर आएगा, जब प्यासे के पास समंदर खुद ब खुद आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अपने ऊपर भरोसा करिए। अहम ब्रह्मास्मि, खुद ही खुदा हो। संधि पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ध्वनि का ज्ञान होना आवश्यक है। अब बुरा ना लगे तो सच्चाई भी बता दे। नहीं लगेगा? लगेगा। चलिए, भाषा महसूसने का विषय है। पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, इन परीक्षाओं ने रटाना शुरू कर दिया। ये रटने का विषय नहीं है। जब हम अच्छी किताबें, अच्छे लेखकों के संपर्क में रहते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके विचारों से मित्रता करते हैं, तो वो अच्छे अच्छे शब्द स्वतः मेरे पास आ जाते हैं। किसी भी भाषा की जो रीढ़ है, वो शब्द है, वो वर्ड है। शब्द बनते कैसे हैं? शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से, ध्वनियों के मेल से। ये वर्ण और ध्वनि क्या चीज है? कोई अंतर नहीं है। जब वह मुंह से बोला जाए और कान से सुना जाए ध्वनि के रूप में, तो वह ध्वनि है। और जब इसके लिए कोई लिपीय संकेत बना दिया जाए, तो वह वर्ण है। जब आप कहते हैं का, ये का नहीं है, गुस्सा मत करिए, ये का नहीं है। ये का की ध्वनि का संकेत मात्र है। जो अभी आपके कान में ध्वनि जा रही है, वो का, ये है का। का से कबूतर नहीं होता। का की ध्वनि प्राप्त करने के लिए कबूतर, 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 कबूतर का उच्चारण किया जाता, जिससे कंठ से क की ध्वनि प्राप्त हो। अब उसको लिपि रूप में लिखा गया, तो ऐसे लिखा गया। ये हमारी देवनागरी लिपि है।
देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कुछ लोग इसमें इतिहास के भी जानकार बैठे होंगे, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और अगर आरंभिक ब्राह्मी लिपि में का देखें तो वो प्लस के निशान की तरह लिखा जाता था। बाद में अब गुरुजी का हाथ हिल गया या क्या परिस्थितियां रही, वो का ऐसे हो गया। और गुरु जो बताएंगे चेला वही समझेंगे। आज भी यही हो रहा है। फिर आगे वाले गुरुजी, एक जमाना ऐसा आया पूर्व मध्यकाल में का ऐसे लिखा जाता था। वो तो शुक्र मनाइए कि 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी में पुर्तगीज आ गए, छापा खाना की मशीन ले आए, और मशीन लाए तो अक्षरों की बनावट फिक्स हो गई, इसलिए का यह स्वरूप बचा रह गया। नहीं तो बहुत सारे तो माट साहब आज भी ऐसे का लिख देते हैं। हिंदी भाषा में थोड़ा लिखना शुरू करिए, थोड़ा लिखिए। हिंदी भाषा में मुख्यतया दो प्रकार के ध्वनियां हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। भाई एक बात समझने की जरूरत है, भाषा का कार्य क्या है, भाषा का उद्देश्य क्या है। भाषा का उद्देश्य है विचारों का संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है आदान प्रदान। जैसे हमने आपको कुछ दिया, आपने हमको कुछ दिया, ऐसे विचार दिए जाएं कैसे, हमारे मस्तिष्क में जो विचार है वो आप तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। जैसे हमें कोई सामान यहाँ से इलाहाबाद भेजना है तो भैया आप मोटर गाड़ी से भेज दीजिए, ट्रेन से भेज दीजिए, मोटरसाइकिल से चले जाइए, कैसे भेज दीजिए। तो वो साधन है, भाषा विचारों के संप्रेषण का सर्वोत्तम साधन है। भाई हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सर्वोत्तम कह दिया। वैसे व्यक्तिगत मेरा मत है कि मौन भाषा सबसे ज्यादा अच्छी है, जहां कुछ बोला ना जाए। जब हम छोटे थे और भूख लगती थी तो बोलते थोड़ी थे, माँ जान जाती थी। आज भी घर पहुंचते हैं, हमारा जानवर बिना देखे बिना बोले ही जान जाता है कि हम आ गए। मौन भाषा, खैर वो अलग विषय है, फिर कभी मौका लगेगा तो उस पर चर्चा होगी। भाषा, एक लाइन लिखिए, भाषा विचारों के संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम माना जाता है। भाषा के बाद कॉमा, विचारों के संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम मानी जाती है, माना जाता है। शब्द भंडार जितना ज्यादा होगा, जितना विराट होगा, भाषा उतनी सशक्त होगी। अब भाषा की लघुत्तम इकाई अगर जाना जाए तो वर्ण है, ध्वनियां, लिख लीजिए। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है ऑब्लिक ध्वनियां है, वर्ण ऑब्लिक ध्वनियां है।
वर्ण ध्वनि आपने कहा ही, स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अर्थात स्वर के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात इन उच्चारण किसी की सहायता नहीं ली जाती। जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ, सहायता नहीं ली जाती है। अब ये आप देखेंगे तो 11 हैं, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ, ये 11 है। अब इसमें एक अंग है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि वह जाता है, फिर हम कहते हैं वे जाते हैं। हैं, ये जो बिंदी लगाते हैं यही अनुस्वार है। में, हैं, नासिका से हैं, है और हैं में अंतर है, यही अनुस्वार है। और एक है आह, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है। जैसे हमने लिखा प्राय, अब इसी में 2 बिंदी लगा दी तो ये हो गया प्रायः। आह, आह की ध्वनि आती है इसमें, विसर्ग में आह की ध्वनि आती है, यही है विसर्ग। हमने लिखा अत, ये देखिए विसर्ग लगाया अतः, आह, ये विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह पूछ लेता है आपसे कभी कभी, अयोगवाह कितने हैं, तो अयोगवाह 2 हैं। अयोगवाह 2 हैं, अह और अंग। यानी कि इनका योग न तो स्वर में होता है और न व्यंजन में होता है। ये न स्वर के खाते में जाते हैं न व्यंजन की साइड जाते हैं, ये इसीलिए अयोगवाह है। तो 11 2 13 हो गई। अब आता है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन वे ध्वनियां हैं, लिखे, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं किया जाता। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, अर्थात व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। जो लोग ज्यादा ये ऑनलाइन और यूट्यूब वाले होंगे उनको लग रहा होगा हेडिंग डाले हैं संधि और पढ़ा रहे हैं स्वर व्यंजन। हाँ, हम आपकी समस्या समझ रहे हैं। हम एलोपैथिक नहीं है भैया, हम आयुर्वेदिक हैं। हम बुखार की दवा नहीं देंगे। बुखार क्यों है, उसका कारण क्या है,
उसकी दवा देंगे। देखिए बाबूजी, एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको अलंकार और रस समझना है तो पहले तो आप अपना आचरण ही बदल लीजिए। ये साहित्य का विषय है। खैर, आपके सिलेबस में रस छंद अलंकार नहीं दिया, अच्छा किया। लेकिन हाँ, अलंकार रस छंद अगर वाकई, वो रटने वाली बात छोड़ दीजिए कि आप चार रटे हुए हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी आ गया तो आप मार दिए, वो अलग बात है। लेकिन जहां कॉन्सेप्ट की बात है, जहां पकड़ की बात है, तो फिर अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो कहीं से कुछ पूछेगा, आप सही कर लेंगे। तो रस छंद अलंकार के लिए समास का जानना जरूरी है, और समास जानने के लिए संधि जानना जरूरी है, और संधि जानने के लिए ध्वनियों की पहचान जानना जरूरी है। राम धन आलय रामालय, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, यहां तक तो चल जाएगा। लेकिन जैसे ही इन सब से हट करके प्रश्न आएगा, आप चारों काने चित्त, आपका चैनल और आपका अभ्यास पेपर में जो मार्केट में इस समय हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट से ज्यादा तो सेटअप घूम रहा है, छाप दिए हैं खूब क्वेश्चन। इसलिए हम आपको पहले वर्ण बता रहे हैं, ध्वनियां सिखा रहे हैं। और जब वर्ण और ध्वनियां, आप इस पे आपको अभ्यास करना होगा। जब वर्ण ध्वनियां आप सीख जाएंगे तो आपको हम सिखाएंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद आप सीख गए तो आधा ये संधि समास रस छंद अलंकार ही सीख गए। ये नींव है, बाकी सब इमारत आप खड़ी करते चले जाइए। अब चाहे आप 2 सेट बेडरूम बनाइए, चाहे 3 सेट बेडरूम और घर बनाइए, किचन बनाइए, जो मन करे, लेकिन नींव मजबूत होनी चाहिए। और नहीं तो कितना सुंदर बनाएंगे, भरभरा के गिर जाएगा। जैसे ही नया प्रश्न आएगा कि भैया व्यर्थ में बताइए संधि कौन सी होगी, तो कई वाला तो चैनल पे दिखाया ही नहीं गया था। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं किया जाता है, यानी व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। का यानी ये जो क है, इसमें जैसे ही आपने स्वर अलग किया, ये स्वर विहीन व्यंजन है, और ये जो रेखा लगी है इसको बोलते हैं हलंत। हल हल धन अंत, हल के समान है ना, ऐसे हल होता है, जो लोग गांव के जानते होंगे। हल के समान एक रेखा लगा के चिन्ह बना दिया गया, एक संकेत बना दिया गया कि हाँ भाई अब ये व्यंजन स्वर से मुक्त है। जैसे बड़ी दाढ़ी बड़ी हो तो समझ लीजिए सांसारिक जीवन से मनुष्य मुक्त है। यद्यपि आजकल तो जो जो बड़ी दाढ़ी वाले हैं सब बड़ा बड़ा कारनामा कर रहे हैं। खैर, जहां आपको न समझ में आए, कोई चीज कंफ्यूजन हो, समझ मनने वाली कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, क्षमा करिए, कि जिस टॉपिक को मैं आपको सिखाऊंगा, सिखाना शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, बताना और पढ़ाना नहीं, मैं वाकई सिखाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है, पेन कॉपी हाथ में लेने की जरूरत है। कक्का की, इसमें से निकालिए छोटी की, इसमें से निकालिए बड़ी। भाई, व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ता है तो वह मात्रा के रूप में जुड़ता है।
जैसे यहां आ जुड़ा तो ये प्राय हम आ नहीं लिखते, लेकिन बड़े आ को ये देखिए मात्रा के रूप में, छोटी ई को ऐसे दिखाते हैं, बड़ी ई को ऐसे दिखाते हैं। कक्का किक्की कू। अब इसमें छोटा ऊ निकाल लीजिए। छोटा बड़ा क्या, हर्ष और दीर्घ कहें तो ज्यादा अच्छा है। हर्ष ई ऊ, दीर्घ ऊ, कू। ध्यान रखिएगा, जब ऊ में ये आप लगाते हैं तो गोली लगी होनी चाहिए। अगर गोली नहीं लगी है तो अशुद्ध है। और ये हमेशा तो नहीं, लेकिन किसी न किसी समय ये फंस जाता है। जैसे रा में ऊ लगाना है छोटा ऊ तो ये होगा ऐसे, और बड़ा ऊ लगाना होगा तो ये होगा ऐसे। सामान्य परिस्थितियों में नहीं पता चलता है, लोग नहीं ध्यान देते। प्रारूप और प्रारूप दोनों लिखना है तो इसकी जरूरत पड़ जाएगी। फिर आप अगर ऐसे ही आदत पड़ी है तो आप प्रारूप नहीं लिख पाएंगे। कक्का किक्की कुक्कू क्री। री, ऋषि वाला। के कै को कौ कक्का किक्की कुक्कू क्री के कै को कौ। कंग कह। मेरे भैया अब आपको करना ये है कि जितने भी का के अलावा व्यंजन हैं, खा गा घा चा छा जा, जितने भी हैं सबको ऐसे बना करके आप अभ्यास कर लीजिए। कक्का किक्की कुक्कू क्री के कै को कौ कंका। कक्का किक्की कुक्कू क्री खे खे खो खौ खंखा। गग्गा गिग्गी ना। और जब आप ये सीख, मेरा विश्वास मानिए, आपको संधि में कभी समस्या ही नहीं आएगी, समास में कभी समस्या ही नहीं आएगी। आप एक्चुअली विच्छेद संधि करने के लिए आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए। जब वो कहता है कि विधन अर्थ बताइए तो कहां से क्या बताएंगे, इसमें कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम तोड़ना सीख जाएंगे कि वा ई आ था, और संधि यहां हो रही है, ई के बाद आ रहा है। सिखा दूंगा, अभी घबराइएगा नहीं, केवल उदाहरण दे रहा हूं, अभी घबराइएगा नहीं, अभी तो मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया। और जब ई ई उ और री के पश्चात कोई इनसे भिन्न स्वर आए तो कौन सी संधि होगी? जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, यण संधि होगी। ई का रूपांतर ऊ में ऊ का रूपांतर ई का रूपांतर या में ऊ का रूपांतर वा में री का रूपांतर रा में हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ई का रूपांतर या में हो गया और ये
आ गया, ये वाला आ इसके हलंत को खत्म किया, और ये जो वाह के नीचे हलंत लगा है इसको ऐसे लिख देते हैं और ये व्यर्थ बन जाता है। सीख जाएंगे, मैं सिखा दूंगा। मैंने शुरू में कहा ना कि रख हौसला है मेरे दोस्त, वो मंजर जरूर आएगा। चलिए जरा बनाइए, पेन कॉपी उठाइए, अपना नाम सब लोग लिखिए, अपनी अपनी कॉपी अपना नाम लिखिए और जरा वर्ण विच्छेद करिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है प्रतापगढ़, देख लीजिए मैं इसका विच्छेद करने जा रहा हूं, पहले देख लीजिए फिर आप अपना करिए। देखिए प्रा, मेरे भैया जितने भी ये प्रा क्रा नरा चरा फ्रा द्रा भ्रा जितने भी हैं संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त हैं, दो व्यंजन टकरा रहे हैं, क्रा मरा चरा फ्रा ब्रा ब्रा जितने भी हैं, इसमें पहला व्यंजन स्वर विहीन है, दूसरा व्यंजन स्वर युक्त है। जैसे क्रा, तो क्रा का मतलब है का और रा, क्रा। देखिए बोल करके देखिए, क्रा का आधा है, स्वरविहीन है, रा पूरा, क्रा प्रा, वैसे ही प्रा है ये। और भैया इसको लिखा ऐसे जाता है, बताया नहीं जाता है, लोग नहीं बताए टीचर। ये एक्चुअली देखिए रा इसमें पूरा है, रा पूरा लिखा हुआ उल्टा और पा आधा लिखा है। शायद माट साहब खुद नहीं जानते थे, या जानते थे तो आपको बताए नहीं, उन्होंने बताया कि पहले पा लिख देना फिर आधा रा लगा देना, तो बच्चे को लगा कि इसमें रा आधा है। नहीं मेरे भैया, जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं उसमें पहला व्यंजन जो होगा वह स्वर विहीन होगा, दूसरा व्यंजन स्वरयुक्त होगा। इसलिए जब आप प्रा लिखते हैं तो पा और रा पूरा, और अगर कहीं आपने पा पूरा कर दिया और रा आधा कर दिया तो ये हो जाएगा पर, प्रा की जगह हो गया पर, सिर पर, आसमान फटा। इससे भी निकाल ले रहे हैं। जैसे का वैसे ता, हमने कहा ना कि आप अभ्यास कर लीजिए। प्रता, जैसे का वैसे पा, प्रताप। फिर आगे गा, फिर आगे हा, प्रतापगढ़। अब आसान वाला बनाना तो ऐसे बना लीजिए, मान लीजिए कमल, कुछ नहीं करना है, का आ मा आ ला आ, कमल। वर्ण विच्छेद, स्वर को अलग व्यंजन को अलग, अभ्यास कर लीजिएगा। अगर संधि अच्छे से सीखनी है तो इसका 10-20 अच्छे शब्दों का। अब आप कहें कहां पाएंगे सर? अरे जब आप सर को पा गए हैं तो शब्द पा जाएंगे। लिखिए, मैं बोल दे रहा हूं, बना लीजिएगा, लिखिए। प्रारूप, पुनर्निर्माण, पुनर्संकल्पना, निःशब्द, अविस्मरणीय,
इतना बना लीजिएगा, बाकी जो आपको और लगे वो बना लीजिएगा। जो अच्छे बच्चे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, जो स्कॉलर्स एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 9795953225, उस पर इसको बना करके अपने कॉपी में फोटो खींच करके सेंड कर देंगे। तो जिनकी जिनकी आएगी, जो सुधार रहेगा वो मैं यहाँ से करके भेज दूंगा, और मैं समझूंगा ये अच्छे बच्चे हैं, सीखना चाहते हैं। और जिनका नहीं आएगा मैं जान लूंगा कि बस केवल चैनल खोज रहे हैं और वो कुछ करना नहीं चाहते। तो एक चैनल से 2 चैनल, 2 चैनल से 4 चैनल हो रहे हैं। चैनल वाला सफलता नहीं दिलाती है। सफलता मैंने कहा ना कि आपको केवल एक व्यक्ति दिला सकता है, वो आप स्वयं है। अर्जुन की सफलता कृष्ण ने नहीं तय की, कृष्ण तो केवल सारथी थे। हाँ, सही गलत का निर्णय करेंगे, वो बताएंगे कि नहीं बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो। लेकिन अब समस्या ये है कि कृष्ण जैसा ना गुरु है ना अर्जुन जैसा चेला है। चेला भी वैसे ही है, गुरु भी वैसे है। इसको आप करिएगा, फिर हम कल संधि पर बात करेंगे। और आज शाम तक मैं कुछ मैटर आपको, जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, एक वाक्य के लिए एक शब्द है, आप निश्चिंत रहिए, मैं पर्यायवाची में आपको 20-22 दे दूंगा, उसी में से आपको आ जाएगा। ठीक है, आ जाने का मतलब है जैसे मैंने 20-22 दिया तो उसके मैंने 5-6-7 विकल्प आपको दे दिए, किसका ये, इसका 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 ये। तो इरेजिंग मेथड से सवाल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अब परीक्षाओं का जो ट्रेंड है वो अभ्यास का ट्रेंड है। और जब आपके पास अगर 20 पर्यायवाची के 5-5 पर्यायवाची तो 100 पर्यायवाची हो गए। इसमें खोज लीजिए ABCD में, अगर कहीं ये दिया हुआ है तो भाई ये तो तुरंग है, तो हम तो ये पढ़े हैं कौन है ये, उसको निकाल के बाहर करिए, जो बचे वही सही आंसर है। सीधा डायरेक्ट आंसर मिलने की संभावना कम रहती है। और या तो उसके लिए फिर आप 1000 पर्यायवाची याद करिए। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, कुछ मास्टर साहब लोग यही बताते हैं कि याद कर डालिए। अब पता लगा 1 नंबर के लिए आप पूरा जीवन खपा दिए। और जब तक आपका 999 हुआ, कोरोना वायरस आया, उसके बाद आप भी चट, परीक्षा भी चट। तो सफलता के लिए काम करिए, बहुत ज्यादा ज्ञान न बटोरिए। और ज्ञान बटोरना है तो भाषा का ज्ञान जो है प्राप्त होगा केवल और केवल भाषा के प्रयोग से, अच्छी भाषा के प्रयोग से। और उसके प्रयोग के लिए अब आपको अच्छे विचार चाहिए और अच्छे विद्वान चाहिए, उनकी पुस्तकें ही आप बातचीत कर सकते हैं ना। अब यहाँ किससे बतियाएंगे? तो व्यंजन आपकी हेडिंग थी, व्यंजन में आप लिख लीजिएगा अपना कखा गघा जितना भी है, कुल मिलाकर के 1-2 लाइन लिख लीजिए। मैं बता दे रहा हूं, जो का से लेके माँ तक है, ये 25 बनेंगे आपके, 5-5 के 5। एक का वर्ग हो गया, एक चा वर्ग हो गया, का चा टा ता पा हुआ ना, कखा गघा चाचा जाजा का चा टा ता पा। ये 5-5 के 5 है, 25 है ये। इनको पंचमाक्षरी वर्ग कहा जाता है। पंचमाक्षरी वर्ग 5-5 के हैं ये 5 ठो। पूछता है कभी कभी, एक बात पूछता है, जैसे कोई दे देगा कि इनमें से कौन पंचमाक्षरी वर्ग का व्यंजन है, तो आपको बताना होगा इसी 25 में कोई दिया रहेगा वो। इसका एक नाम और है, उसको भी लिख लीजिए, वर्गीय व्यंजन। इसी परीक्षा में पूछा है इसको, वर्गीय व्यंजन। इसका एक नाम और है, और मुझे लगता है कि ये पूछना चाहिए। अगर इस पंचमाक्षरी से कोई सवाल पूछता है तो ये सवाल उसको पूछना चाहिए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, उसका कारण क्या है कि जीवा कहीं ना कहीं हमारे मुख के किसी भाग को टच करती है, तब ये ध्वनि निकलती है। जैसे कंठ वर्ग में कंठ से ध्वनि निकल रही है, क ख, ये है कंठ, ये कंठ, क ख। और चा वर्ग में जीवा जाकर के देखिए आपके तालु को, जो जबड़ा है, जबड़े का 2 पार्ट हुआ ना, एक पे जीभ है आराम कर रही है,
और दूसरा ऊपर वाला जो ये गड्ढा है, देखिए है कि नहीं आपका, होगा होगा, देखिए देखिए, यहां अंगूठा लगाइए, ये, हाँ ये यही, यहां जीवा टच कराइए और तब सही सही का चा भी आएगा। अभी क्या करते हैं हम, दांत के पास जीवा लगा के चा बोलते हैं, नहीं, चा ऐसा बोलिए, छा ऐसा बोलिए कि ट्रक से जैसे छा ऐसे करता है उसका गैस निकलता है वैसे, चा छा छा। और जब चा छा बोल लेंगे ना तो शा भी बोल लेंगे, नहीं तो हमेशा सा और शाह नहीं बोल पाएंगे। ये बेल्हा वालों की बहुत बड़ी समस्या है। ये दंतिसा है, दंती वर्ग है आपका, ता था दाधा ना, जीवा दंत में टच करती है, ता था, उस तरह से बोला जाएगा सा। लेकिन ये है तालव्य, लोग इसको सरावता और क्या सलीफा उलीफा कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। जब आप ऐसा बोलते हैं ना तो अगर सामने कोई पढ़ा लिखा रहेगा समझ जाएगा। 2021 में जो है हाई स्कूल इंटर पास किए हैं। नहीं, ऐसा काल पहले भी आया है जब सपुस्तकी प्रणाली हुआ करती थी, और कुछ कुछ बार ऐसा भी रहा है कि जब सपुस्तकी प्रणाली कही जाती थी और कुछ बार बिना कहे भी होती थी। तो ऐसा कोई बहुत शिक्षा को लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कल मैं ऐसे ही देख रहा था कहीं पर फेसबुक व्हाट्सएप पर, तो किसी ने डाला था कि शिक्षा सबसे निचले पायदान पर। तो मैं बहुत देर तक अपने आप को रोके रखा लेकिन नहीं रोक पाया, तो मैंने लिखा कि जो समाज और जो देश अपने संस्कारों, मूल्यों और मर्यादा के पालन को पिछड़ापन कहता हो, और जो समाज अपने मनीषियों, चिंतकों और धर्मशास्त्रों को गाली देना अपना बड़प्पन समझता हो, वहां शिक्षा कभी आगे नहीं हो सकती। शिक्षा संस्कृति का विषय है, कल्चर का विषय है, और कल्चर हमेशा बदलता है उस काल विशेष के मनुष्य के स्वभाव से। तो ये पंचमाक्षरी वर्ग हो गया 25, जिसको वर्गीय व्यंजन कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। इसके बाद एक आता है अंतस्थ वर्ग, यारा लावा जिसको बोलते हैं, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। यारा लावा को अंतस्थ वर्ग या अर्ध स्वर बोलते हैं। कभी कभी यदा कदा यत्र तत्र ये अपना व्यवहार स्वर की तरह करने लगते हैं। जैसे या में एक ही मात्रा लगाइए, ए, व्यंजन ही गायब हो गया। अब चाहे आप लिखिए चाहिए और चाहे लिखिए आप चाहिए, तो यत्र तत्र यदा कदा ये स्वर की तरह व्यवहार, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कह देते हैं। री, री, तो ये इस तरह का, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ग या अर्ध स्वर भी कहते हैं। और इसके बाद आता है पूरे हिंदी वर्णमाला का सबसे कठिन वर्ग, विद्यार्थियों को छोड़िए, अगर शिक्षकों से कहिए भैया जरा वर्णमाला सुनाते, तो सुनाना शुरू करेंगे, का, खा, गा, घा, बड़ा आराम से चलते हैं। लेकिन जैसे माँ पहुंचेंगे स्पीड पकड़, यारा लावा शाखा चत्र ज्ञा, क्योंकि इसका उच्चारण बड़ा मुश्किल है भाई, अभ्यास नहीं है तो नहीं हो पाएगा ना। बहुत सारे लोग खा कह देते हैं, जिसका जो मन आता है सो कहते हैं। कोई कहता है ये पेट फाड़ वाला है, कोई कहता है सिजेरियन है, कोई का सलीफा नहीं, ये है तालव्य शाह। इसका उच्चारण आप वैसे ही करेंगे जैसे चा वर्ग का करते हैं, चा छा चा छा चा छा चा छा चा छा चा छा शा, चा छा शा, चा छा शा, चा छा शा। तब ये ध्वनि आपको प्राप्त हो जाएगी और इसको कहते हैं तालव्य वर्ग। ये मूर्धन्य वर्ग है।
कोविड के दौर में संक्रमण से बचना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है, हम तो कहते हैं उससे भी ज्यादा मुश्किल है इसका उच्चारण। और यही कारण है कि विद्वानों ने बाद में यहां तक कह दिया, जो भाषा के विद्वान हैं, कि भैया इसका अगर शुद्ध उच्चारण इतना भी कर लोगे तो हम इसी को मान लेंगे तुम इसको कर रहे हो। यानी यस एच इसको भी लिख सकते हो इंग्लिश में, एस एच इसको भी लिख दो, हम मान लेंगे बाबू, क्योंकि कंठ वर्ग है। और कंठ वर्ग का उच्चारण जीवा को कंठ यानी कि मूर्धा वर्ग है, ये मूर्धन्य श है, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। मूर्धन्य, मूर्धा वर्ग कौन सा है? टा, ठा। ये जो टॉन्सिल है अंदर, जिसको आप कौआ भी बोल देते हैं, ये खराश वराश होता है ना, टॉन्सिल बढ़ा हुआ, ये अंदर लटका हुआ, देखिएगा, होगा आपके यहाँ भी होगा। तो वहां तक जीवा जानी चाहिए। इतनी जीवा कहाँ मुड़ेगी? बहुत असंभव है। जहां हर चौराहे पर फुल्की और चाट हो, वहां जीवा इतना पीछे चली जाए, संभव नहीं है। और टा का उच्चारण मुझे लगता है हिंदी भाषी क्षेत्र में करने वालों की संख्या, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध नहीं शुद्ध उच्चारण करने वालों की संख्या दशमलव के बाद 3 जीरो पहले लगाना पड़ता, तब कोई डिजिट लिखना पड़ता, इतने परसेंट है। और जब तक ये है, जब ये वाला आप टमाटर बोलते हैं ना, तब लगता है कि हाँ आप टा बोल रहे हैं। और नहीं, जैसे आप ता में जीवा लगाए वहीं से आप टा भी बोल दिए, तो न टा समझ में आया न ता समझ में आया, तब चल रहा है। हम तुम्हारे हैं तो ठीक है, तुम्हारे हैं तो तुम्हारो मिलेंगे। ये मूर्धन्य है और ये दंती है। और ये टोटल ये जो वर्ग है ये ऊष्म वर्ग कहलाता है, ऊष्म वर्ग। इसके बाद आता है संयुक्त वर्ग या संयुक्त व्यंजन। कई बार ये सवाल पूछा है कई परीक्षाओं में। क्षा, त्रा, ज्या, श्रा, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजन से मिलकर बना है। पहला व्यंजन स्वर विहीन रहेगा, दूसरा व्यंजन स्वर युक्त रहेगा। अच्छा, ये बनता है का और मूर्धन्य सा से। इसमें हा की ध्वनि निकलती है अगर शुद्ध उच्चारण होगा तो लास्ट में। ता, ये बनेगा ता से, स्वर विहीन ता और स्वर युक्त रा से, त्रा। ये ज्ञा नहीं है, ज्ञा है। इसमें स्वर विहीन जा है और स्वर युक्त इया नहीं, न्या है, ई नहीं, न्या, ई का उच्चारण नहीं होगा। और ये श्रा है, इसमें तालव्य शा स्वर विहीन है और रा स्वर युक्त है। इसीलिए आप देखेंगे जब छत्री की स्पेलिंग इंग्लिश में कहीं तो KSH, मास्टर आप कहते हैं कि के साइलेंट है। भैया भाषा में कुछ साइलेंट नहीं है। जहां कुछ न जानिए वहां साइलेंट हो जाइए या साइलेंट बोल दीजिए। गुरु चेला सब यही कर रहे हैं। यानी 25 पंचमाक्षरी, अंतस्थ वर्ग के 4, ऊष्म वर्ग के 4, संयुक्त वर्ग के 4, 4 तियां 12 और 25, ये हो गए 37। और 2 हैं द्विल या द्विगुण। दिल नहीं कह रहे हैं बाबू, द्विल लिख दे रहे हैं। आप लिखते हैं टाठा, टाढ़ा, ये ना एक वर्ग है ना, मूर्धा वर्ग, टाठा डाढ़ा ना। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कबड्डी, ऐसे ही लिखेंगे ना, टा
डा की ध्वनि आ रही। लेकिन अगर हमको लिखना है कबाड़ी, तो अगर ये डा लगा देंगे तो कबाड़ी हो जाएगा। अब हमको लिखना है कबाड़ी, तो ये जो लग रहा है ये यही है दिल, कबाड़ी। या लिखना है सड़क, ये है सड़क, सड़क, अड़ा, ये डा है और ये अड़ा है, अड़ा 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 अड़ा। अभ्यास करिए घर पे। और हमको लिखना है पढ़ाई, ये है पढ़ाई, और बिंदी लगाए तो हो गया अढ़ा, पढ़ाई, चढ़ाई। यही दो दिल है। 25 पंचमाक्षरी, 4 अंतस्थ वर्ग, 4 ऊष्म वर्ग, 4 संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ग, 2 द्विल, द्विगुण, हो गए 39। 11 धन 2 पहले ही आप देख चुके थे। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। 11 अंग आह, ये अयोग वाह 2 13, 39 धन 13 बराबर 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल ध्वनियों की संख्या 52 है। कुछ विद्वान यूट्यूब चैनल के जो विषय विशेषज्ञ टीचर हैं या कुछ प्रकाशन की किताबें हैं, वो 53 और 54 भी कहना शुरू कर दिए हैं। भाई साहब, आप लोगों से प्रार्थना है कि अभी कुछ दिन रुके रहिए, भारत सरकार को मान्यता देने दीजिए, तो हम ऑस्ट्रेलिया या स्कॉलर्स, ये अ जो लगा है, ये ना अ है ना आ है, ना ओ है ना औ है। जो डॉक्टर में लगाते हैं, कॉलेज में लगाते हैं, विद्वानों ने रिकमेंड किया है, 2007 में ही किया है। सरकार के पास समय नहीं है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, मुस्लिम सम्मेलन, अल्पसंख्यक सम्मेलन, इतना सम्मेलन सरकार कर रही है। मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, अब भाषा के लिए, संस्कृत के लिए क्या जरूरत है इतना? थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी 52 ही लिखिएगा, अभी आप 53-54 मत कहिए। हमको हक भी नहीं कहने का, जब तक कि भारत सरकार यानी भारत के राष्ट्रपति महोदय ये गजट में न कह दें, तब तक हम 52 ही कहेंगे। वो कह देंगे 53, हम 53 कहना शुरू करें। वो 54 कह देंगे, हम 54 कहना शुरू करेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, सरकार को जो पसंद होगा वही कहेंगे। सरकार को 52 पसंद है तो 52 कह रहे हैं, हम क्यों 53 कहें, हम क्यों 54 कहें? मेरी क्लास आपको कैसी लगी? आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ये सब आप हमें कमेंट करिएगा। और जो मैंने होमवर्क दिया है वो 97, 95, 95, 32, 25 जो स्कॉलर्स एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी कॉपी में वो सब बनाकर भेज दे। मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चे वाकई अब कॉन्फिडेंट होना शुरू हो गए हैं या कॉन्फिडेंस के लिए काम करना शुरू किए हैं। तो मुझे लगता है 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख आते आते आपका कॉन्फिडेंस तिरंगे की शान भी बढ़ाएगा 15 अगस्त को, और फिर 20 अगस्त को आप चक दे इंडिया भी करेंगे। गुड लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।